हाँ, अब हम बात करेंगे आपके गद्य खंड में जो इम्पोर्टेंट साहित्यिक परिचय हैं वो, ठीक है। और इसमें भी मैंने सिलेक्टेड ही 5-6 सिलेक्ट किए हैं, बस उनको अच्छे से पढ़ जाना, ठीक है। ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कैप्सूल नंबर 7 होगा अपना अंतरा भाग सेकंड में गद्य खंड जो है उसका कैप्सूल है ये, चैप्टर नंबर 1 to 10। इसके अंदर भी अपन चाहें तो, मैंने लिए तो 6 में से, चाहे तो एक कम कर सकते हैं, बता दूंगा कौन सा। एक तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का साहित्यिक परिचय, काफ़ी इंपॉर्टेंट है साहित्यिक परिचय। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अभ्रंश, ब्रज और अवधी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी, बांग्ला, इनके साथ अंग्रेजी, लैटिन, फ्रेंच पर भी गुलेरी जी की अच्छी पकड़ है, कुछ नहीं छोड़ा, सब लैंग्वेज आती है इनको, ठीक है। सारी की सारी भाषाओं पर अच्छी पकड़ थी। गुलेरी जी ने लेखन के लिए खड़ी बोली हिंदी को अपनाया। उनकी भाषा सरल है, सरस व विषयानुकूल है, उनमें सहज प्रवाह है। संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ ही लोक प्रचलित शब्दों और मुहावरों को भी अपनी आपकी भाषा में स्थान प्राप्त है। शैली, साहित्यकार के नाते गुलेरी जी के विविध रूप हैं, इस कारण आपने विवेचनात्मक, वर्णनात्मक, संवादात्मक शैली को अपनाया है। उनकी रचनाओं में यत्र तत्र व्यंग्य के भी कहीं ना कहीं छींटे, मतलब कहीं ना कहीं दिखते हैं। प्रमुख कृतियाँ, तो प्रमुख कृतियाँ हैं कहानियाँ, संपादन और सम्मान, ये 3 बातें हैं। कोई 2-3 लिख देना। कहानियों में इनका सुखमय जीवन, ठीक है, उसने कहा था, बुद्ध का कांटा, ऐसे 2-3 दे लेना। संपादन में समालोचक, जो 1903 से 6 के टाइम पीरियड में, मर्यादा, टाइम पीरियड याद नहीं रहता कोई बात नहीं, समालोचक, मर्यादा और प्रतिभा, 3 याद कर लेना, ठीक है। समालोचक, मर्यादा और प्रतिभा, ठीक है। ये बात है, मतलब ऐसे समझ लो कि कोई भी काम अगर समालोचक होकर आप करेंगे तो आपको, और मर्यादा में रह के करेंगे तो आपको प्रतिभा मिलेगी, ऐसे। सम्मान, गुलेरी जी विद्वान इतिहासकार थे, इस कारण आपको इतिहास दिवाकर, महान इतिहासकार थे ना, इसलिए जो महान इतिहासकार को उसको इतिहास जैसा अवार्ड मिलेगा, तो इतिहास दिवाकर की उपाधि इनको मिली। अगला फणीश्वरनाथ रेणु, इनका साहित्यिक अपन परिचय की बात करें तो देखो, रेणु जी हिंदी के प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार हैं। आपने अपनी रचनाओं द्वारा उपन्यास सम्राट प्रेमचंद की विरासत को आगे बढ़ाया है। आपकी रचनाओं की विषय वस्तु, आपकी का मतलब यहाँ पर अपन बात करें रेणु, फणीश्वरनाथ रेणु के बारे में, ठीक है। आपकी रचनाओं की विषय वस्तु अंचल विशेष के ग्राम्य जीवन पर आधारित है, ठीक है। भाषा की अगर बात करें तो रेणु जी की भाषा अत्यंत सशक्त तथा संवेदनशील है। उसमें संप्रेषणीयता तथा भावानुकूलता थोड़ी सी है, ठीक है। उनकी भाषा में आंचलिक शब्दों तथा मुहावरों का प्रयोग सफलतापूर्वक हुआ है। शैली, कथाकार होने के कारण रेणु जी ने वर्णात्मक शैली को आधार बनाया है। कुछ स्थलों पर उन्होंने आत्मकथन शैली को भी अपनाया है। इसके साथ ही यत्र तत्र व्यंग्य शैली का भी प्रयोग इन्हें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, वो भी शानदार दर्शनीय है। इस शैली का पैनापन गहरा प्रहार करने वाला है। अभावों से पीड़ित जन की बेबसी और कष्टों के प्रति गहरी संवेदना के कारण ही वे आधुनिकता से दूर ग्रामीण समाज का सशक्त, प्राणवान और यथार्थ चित्र प्रस्तुत कर सके। मतलब ये मान लो रेणु जी ने ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली ग्रामीण जीवन को ज़्यादा दिखाया, जो कि थोड़े बहुत प्रॉब्लम में जीवन जीते हैं। उनकी रचनाओं में संवाद शैली का प्रयोग भी वाकई दर्शनीय है। कृतियों में उपन्यास है, कहानी संग्रह। उपन्यास की अगर बात करें तो मेला आंचल, प्रति परिकथा। कहानी संग्रह में ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, तीसरी कसम, उर्फ मार गए, ठीक है, उर्फ मारे गए, गुलफाम, है ना, ये सब इस कहानी पर तो फिल्म भी बन चुकी है। तो ये सब आप आराम से कोई 2-3 याद कर लोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर है भीष्म साहनी का साहित्यिक परिचय। तो भीष्म साहनी की भाषा की बात करें तो भीष्म साहनी की भाषा उर्दू मिश्रित सरल हिंदी है, लेकिन ध्यान उर्दू मिश्रित है, ठीक है। और उनकी भाषा में पंजाबी शब्दों को सौंधी महक भी है, मतलब पंजाबी शब्द भी कहीं ना कहीं यूज़ किए गए हैं। छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करके वे विषय को प्रभावी एवं रोचक बना देने की कला में पारंगत है। और कहानियाँ एवं उपन्यासों में संवादों के प्रयोग से वे अद्भुत ताजगी ला देते हैं। उनकी भाषा में मुहावरों का भी प्रयोग मिलता है। शैली, तो भीष्म साहनी ने अपनी रचनाओं के लिए वर्णात्मक और संस्मरण शैलियों का प्रयोग मुख्य रूप से किया है। विषय के अनुकूल चित्रात्मक शैली, संवाद शैली आदि को भी अपनाया है। बीच बीच में हास्य व्यंग्य के भी कुछ छींटे डाले, मतलब ऐसा है कि बीच बीच में कुछ हंसी मजाक की बातें भी इनके हो रही है। उनकी रचनाएं सुसज्जित है और पात्रों के चरित्रांकन में आपने मनोविश्लेषण की शैली का प्रयोग भी किया है। कृतियों में कहानी संग्रह है, उपन्यास है, नाटक है, बाल साहित्य है। कहानी संग्रह में भाग्य रेखा है, पहला पाठ है, भटकती राख है, शोभा यात्रा, डायन। ये वैसे भटकती राख, डायन, है ना, यात्रा, ठीक है, शोभा यात्रा, भाग्य रेखा, ये सब की सब
ऐसा भाग्य में लिखा था, ऐसा मतलब ऐसा आप अंदाज़ा ट्रिक बना सकते हो, ठीक है। उपन्यास में झरोखे, कड़ियाँ, तमस, बसंती, ठीक है। नाटक में महाद्वी, हानुश, मुआवजे, और बाल साहित्य में गुलेल का खेल। बच्चों के वैसे बच्चे कैसे होते हैं, खेलते हैं, तो गुलेल का खेल इनकी कहानी संग्रह है, ये हो जाएगा। फिर है असगर वजाहत, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। असगर वजाहत ने अपनी भाषा में तद्भव शब्दों के साथ साथ उर्दू शब्दों और मुहावरों का प्रयोग किया है। इससे उनकी भाषा में और सहजता और सादगी आ गई है। उनकी भाषा सशक्त, भावानुकूल तथा गंभीरता लिए हुए है, प्रतीकात्मक है। लेखक ने वर्णात्मक विवरणात्मक शैलियों के साथ व्यंग्यात्मक शैली को भी अपनाया है। उनके व्यंग्य पैने तथा प्रभावशाली होते हैं। कहानी संग्रह में दिल्ली पहुंचना है, ठीक है, स्विमिंग पूल, सब, कहाँ, कुछ, आदि बानी, याद कर लेना। दिल्ली जाएंगे वहाँ पर स्विमिंग पूल भी है, ऐसा मान लो। दिल्ली पहुंचना है, स्विमिंग पूल, और आदि बानी, और मैं हिंदू हूँ, ये इनके जो है मतलब कहानी संग्रह है। उपन्यास में रात में जागने वाले, पहर दोपहर, सात आसमान, कैसी आग लगाई, है ना, कि रात में जागने वाले कैसी, अरे यार अचानक आग लगा दी, मैं तो रात को जागना पड़ा, ऐसा कुछ भी अंदाज़ा बिठा लो बस। नाटक में फिरंगी लौट आए, ईना की आवाज़, वीर गति, समीदा, जिस लाहौर नहीं देखा, ये चीज़ है। और नुक्कड़ नाटक में सबसे सस्ता गोश्त, इसके साथ ही उन्होंने गज़ल की कहानी वृत्तचित्र का निर्देशन किया है। उन्हें बंद बूंद धारावाहिक की पटकथा भी लिखी है। तो कुछ एक दो लाइन मिस कर सकते हो, बाकी सारी सारी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको लिखना है। रामविलास शर्मा है, ये भी ठीक है, चाहो तो स्किप कर सकते हो, वरना छः ज़्यादा है नहीं, वैसे 6 के 6 देख लो, बढ़िया है, वरना 5 तो देख ही लो। डॉक्टर शर्मा के बहुमुखी व्यक्तित्व के अनुरूप ही उनकी भाषा में उनकी रचनाओं के अनुसार अनेक रूप हैं। उनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रधानता है, किंतु साथ ही उसमें आवश्यकता होने पर अंग्रेजी, उर्दू आदि भाषाओं के शब्दों को भी स्थान मिला है। डॉक्टर शर्मा ने अनेक शैलियों का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। वर्णात्मक, विचारात्मक, विवरणात्मक, विवेचनात्मक शैलियों के साथ साथ अपने समीक्षात्मक शैली को भी अपनाया है। यत्र तत्र व्यंग्य शैली तथा उद्धरण शैली भी पाई जाती है। कृतियों में निबंध संग्रह, जिसमें विराम चिन्हों का प्रयोग है। समीक्षा, भारतेंदु और उनका युग, प्रेमचंद और उनका युग, ये सब समीक्षा है। भाषा विज्ञान में भारत के प्राचीन भाषा परिवार, हिंदी, जिसमें 3 खंड, भाषा और समाज, ये सब इसमें आ जाते हैं। इतिहास और संस्कृति में तो भारत में अंग्रेजी राज है और मार्क्सवाद, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश इत्यादि, ये इसमें थोड़ी इतिहास और संस्कृति की बातें हैं। और सम्मान और पुरस्कार इनको मिले, हिंदी अकादमी पुरस्कार इनको मिल गया निराला जी की, ठीक है। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार जो निराला की साहित्य साधना के लिए इनको मिला था, क्योंकि निराला जी की साहित्य साधना की थी। और भारत भारतीय पुरस्कार मिला है, सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार मिला है, और व्यास सम्मान मिला। कोई 2-3 में लिख दिए तो बहुत बढ़िया, कोई सारे के सारे लिखने की जरूरत नहीं होती इसमें, ठीक है। और लास्ट है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, ये भी ठीक है। तो द्विवेदी जी का अध्ययन बहुत व्यापक था। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बांग्ला आदि भाषाओं तथा इतिहास, दर्शन, धर्म, संस्कृति आदि विषय का आपका अच्छा अधिकार था। द्विवेदी जी ने सरल और परिष्कृत भाषा को अपनाया है। वह विषयानुकूल तथा प्रभावपूर्ण है। आपकी भाषा में तद्भव शब्द, परिचित लोक भाषा के शब्द, उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं के शब्द भी उसमें हमें देखने को मिलते हैं। मुहावरों तथा उद्धरणों ने आपकी भाषा की शक्ति को बढ़ाया है। द्विवेदी जी ने वर्णात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक, समीक्षात्मक, ये काफ़ी लाइनें ऐसी कॉमन है जो सब में काम आ रही है, आप इनको एडजस्ट कर सकते हो। ललित निबंधों में आपकी शैली आत्मपरक है। यत्र तत्र व्यंग्य शैली का भी आपने प्रयोग जो है वो किया है। प्रमुख कृतियाँ निबंध संग्रह अशोक के फूल हैं, विचार और वितर्क हैं, कल्पलता है, कुटज हैं, आलोक पर्व है। उपन्यास में चारुचंद्र लेख, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, ठीक है, याद आपने हिंदी साहित्य का आदिकाल, मेरा बचपन, ये कोई 2-3 लिख देना। नाथ सिद्धू की बानियाँ हैं, आदि ग्रंथों की रचना की है। ज़रूरी नहीं है सब लिखना, ये जितना भी उपन्यास हैं, इनकी कृतियाँ हैं, पुरस्कार, कोई 2-3 लिखना होता है, ठीक है, लेकिन 2-3 सही लिख देना। पुरस्कार भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छा से लिखना, पद्म भूषण को नहीं भूलना है आपको। और साहित्य अकादमी पुरस्कार आलोक पर्व पर ये मिला था इनको। और लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिट की डिग्री इन्होंने, जो उपाधि जो होती है जैसे डॉक्टर की होती है वैसे, वो उपाधि, मानद उपाधि इन्होंने हासिल की है। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, छोटा सा कैप्सूल है, 6 है, कोई चाहो तो 5 कर लेना, वैसे 6 तो पढ़ ही सकते हो। बस मेन स्टडी आपको कहाँ पर करनी है कि कौन कौन सी कृतियाँ, उपन्यास है, तो उनको 2-3 आप एडजस्ट कर लो, बाकी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है, ओके।